सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियोस में हमने सारे एक्सरसाइज के कंसेप्ट हमने सीख लिए थे और हमने क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो इसमें हम लोग देखेंगे मिसलेनियस के कुछ अच्छे क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में किए हुए हैं, जो कंसेप्ट हमने सीखे हुए हैं, उससे थोड़ा सा हायर लेवल का कंसेप्ट जो है हमको यहाँ पर सीखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू 2,1,1 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट 3,5,-1 4 3 -1। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक आपके पास पॉइंट है ओरिजिन, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0,0। तो एक पॉइंट है 0,0,0 और एक पॉइंट है 2,1,1। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन है, और 3,5 - 1 और 4 3 -1 इसको भी ज्वाइन करने वाला एक लाइन है। आपसे बोल रहा है कि प्रूव कर दो भाई कि ये लाइन है और ये लाइन जो इन दोनों पॉइंट से जुड़ रहा है और इन दोनों पॉइंट से जुड़ रहा है वो दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है करके। तो देखो, परपेंडिकुलर प्रूव करने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप इसको एक वेक्टर के फॉर्म में कर लो, जैसे अगर दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। अगर आप वेक्टर के फॉर्म में सॉल्व करना चाहोगे तो भी कर सकते हो। या दूसरा तरीका ये है कि ये जो ओरिजिन और ये जो पॉइंट है इसका डायरेक्शनल रेशियोज निकालो और इन दोनों पॉइंट के डायरेक्शनल रेशियोज निकालो। फिर अगर डायरेक्शनल रेशियोज, अगर पहले वाला लाइन के डायरेक्शनल रेशियोज अगर a1 b1 c1 है और दूसरे वाले के डायरेक्शनल रेशियोज a2 b2 c2 है, तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे ना, तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 शुड बी इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन अगर आपने सेटिस्फाइड कर दिया, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों लाइनें जो है आपस में परपेंडिकुलर जो है हो जाएंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो देखो, डायरेक्शनल रेशियो यही पे मैं सॉल्व कर देता हूं। डायरेक्शनल रेशियोज ऑफ 0 0 0 मतलब ओरिजिन एंड 2,1,1 इन दोनों का हम लोग क्या निकालते हैं, डायरेक्शनल रेशियोज जो है पहले निकालेंगे। तो डायरेक्शनल रेशियोज क्या आएगा, देखो 2 - 0 मतलब 2 1 - 1 मतलब ये, और ये डायरेक्शनल रेशियोज ऑफ दिस एंड डायरेक्शनल रेशियोज ऑफ 3,5, -1 एंड 4, 3, -1। इसका डायरेक्शनल रेशियोज क्या आएगा, देखो 4 - 3 मतलब 1, 3 - 5 मतलब -2, -1 और माइनस ये कितना हो जाएगा, 0 होगा ये। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है, ये मान लो आपका a1 है, b1 है, c1 है, ये आपका a2 है, b2 है, c2 है। तो अगर परपेंडिकुलर होंगे ना तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 शुड बी इक्वल्स टू 0। सो 2,1 प्लस 1, -2 प्लस 1, 0 देखो आएगा, सॉल्व करने से 0 आ गया। मतलब प्रूफ हो गया कि ये आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। बस इतना सा काम आपको करना है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हो। चलो अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। देखो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि लेट या इफ L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the directional cosine of two mutually perpendicular lines so that the directional cosine of the line perpendicular to both are this। देखो बड़े प्यार से यहाँ पर इसने क्वेश्चन दिया कि मान लो आपके पास जो है क्या है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। मान लो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है जो कि म्यूचुअली क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। लेट से कैपिटल L1 कैपिटल L2। आपको ये प्रूफ करना है कि इन दोनों वेक्टर से जो परपेंडिकुलर होगा एक तीसरा वेक्टर, मान लो तीसरा वेक्टर है L3, उस L3 का जो डायरेक्शनल कोसाइन है ना वो ये होगा, इतना होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिले जिसमें क्या दिया हो कि दो लाइनें दी गई हो और उसके बाद क्या बोलते हैं, अगर दो लाइनें दी गई हैं और दोनों के परपेंडिकुलर किसी तीसरे लाइन की बात की गई है, वो तीसरा लाइन के बारे में कुछ भी निकालना, डायरेक्शनल रेशियोज निकालना हो, डायरेक्शनल कोसाइन निकालना हो, कुछ भी निकालना हो,
तो वहां पर समझ जाना कि वहां पर आपको क्या यूज करना है, वहां पर आपको क्रॉस प्रोडक्ट जो है यूज करना है। ठीक है, क्यों क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है? तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जब हम लोग डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, तो जब हम लोग दो वेक्टर्स का, अब देखो यहाँ पर आप बोलोगे कि सर ये तो लाइन है, तो देखो लाइन भी एक वेक्टर ही होता है, लेकिन लाइन में दो डायरेक्शनल रेशियोज होते हैं, डायरेक्शनल रेशियो से डायरेक्शनल कोसाइन होते हैं। तो अभी उसने उस लाइन के एक एक डायरेक्शनल कोसाइन को दिया है, मतलब वो एक वेक्टर की तरफ इंडिकेशन कर रहा है कि अभी जो लाइन है ना आप उसको एज अ ट्रीट करो वेक्टर करके। तो अगर ये दो वेक्टर्स हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो वही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी परपेंडिकुलर दो वेक्टर दिया हो, परपेंडिकुलर वाला सिचुएशन बन रहा हो, तो वहां पे हमेशा क्या करना, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। तो देखो मान लो ये जो L1 है, L1 के अक्रॉस जो वेक्टर है वो है, मान लो, अच्छा यहाँ पर देखो डायरेक्शनल कोसाइन दिया है। अब आप एक चीज बताओ, मैंने वेक्टर अलजेब्रा में आपको ये भी पढ़ाया था कि अगर आपको डायरेक्शनल कोसाइन दिया है तो डायरेक्शनल कोसाइन एक्चुअल में क्या होता है, जो भी यूनिट वेक्टर होता है उसके स्केलर कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल कोसाइन बोलते हैं। और जो भी आई जे और के कोई नॉर्मल वेक्टर के में, नॉर्मल वेक्टर में आई जे और के कोएफिशिएंट होते हैं, डायरेक्शनल रेशियोज को दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये तो डायरेक्शनल कोसाइन है, तो मान लो L1 के अक्रॉस जो वेक्टर है ना वो a कैप है, और a कैप क्या होगा, L1i M1j प्लस N1k। और दूसरा वेक्टर जो होगा b कैप क्या होगा, देखो L2i प्लस M2j प्लस N2k। यहाँ कैप लगा लेना सब में ना, ऐसा कैप, तभी तो ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। तो अब ये हमारे पास दो वेक्टर हो गए। अब इन्हीं वेक्टर का हमको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। तो इसके अक्रॉस जो यूनिट वेक्टर हो मान लो a कैप है, इसके अक्रॉस जो यूनिट वेक्टर हो b कैप है, और लेट से तीसरे वेक्टर के अक्रॉस जो यूनिट वेक्टर हो c कैप है। तो अभी आपको क्या निकालना है, c कैप, और c कैप कैसे निकलेगा, a कैप क्रॉस b क्रॉस करके आपको निकलेगा। तो c कैप इज इक्वल टू आई जे के, यहाँ आएगा L1 M1 N1 L2 M2, यहाँ आ जाएगा N2। तो अभी देखो I के साथ कौन आएगा हमारे पास, M1 N2 माइनस M2 N1, फिर माइनस J आएगा, फिर यहाँ आएगा L1 N2 माइनस L2 N1 प्लस K में आएगा L1 M2 माइनस L2 M1। तो देखो यहाँ पर जो है काम करते हैं, जैसे हम लोग स्केलर कंपोनेंट को लिखते हैं तो कैसा लिखते हैं, AI प्लस BJ प्लस CK। तो यहाँ पर सबके बीच में प्लस होता है, लेकिन यहाँ तो माइनस है, तो एक काम करते हैं इसको प्लस बनाते हैं। ठीक है, इसको प्लस बनाते हैं, प्लस J करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, L2 N1 माइनस L1 N2 प्लस K कैप, ये सब यूनिट वेक्टर है ना, ये सब I कैप J कैप है ना, क्योंकि भी डायरेक्शनल कोसाइन दिया हुआ है, तो आप इसको I कैप J कैप K कैप लिखोगे, और L1 M2 L1 M1। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज लिख देना, क्या चीज लिख दोगे, L2 M1 होगा, सॉरी ये L2, यहाँ पर आप लिख देना hence the C cap is the unit vector and we know that the scalar component of a unit vector are represented by the directional cosine। ये एक डायरेक्शनल कोसाइन हुआ, ये एक डायरेक्शनल कोसाइन हुआ, ये एक डायरेक्शनल कोसाइन हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो अब आगे यही चीज करना था ना हमको, हाँ यही चीज जो है हमको करना था, देख लेना आप यहाँ पर वही चीज जो है लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शनल रेशियोज आर ए बी सी एंड बी माइनस सी माइनस सी ए माइनस बी। ये तो आप निकाल सकते हो, दो लाइनों के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन द रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मतलब a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर करके। तो आप यहाँ से जो है उसका कैलकुलेशन खुद ब खुद जो है कर लेना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मतलब देखो
अभी आपको क्या करना है, एक ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालने, मान लो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, जो कि एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है और क्या बोल रहा है, एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और ये ओरिजिन से पास हो रहा है। तो अब अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वाई और जेड से तो पास हो ही नहीं रहा है, तो इसका वाई इंटरसेप्ट कितना होगा, 0, जेड इंटरसेप्ट कितना होगा, 0। तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या ये बोल सकते हैं कि ऐसे लाइन के इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 होगा। या अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहो तो x अपॉन में 1, y अपॉन में 0 इज इक्वल टू z अपॉन में 0, ऐसा भी लिख सकते हो इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, सिंपल सा ये लिखना x इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि बाकी दोनों इंटरसेप्ट तो 0 है, तो बाकी की तो जरूरत पड़ेगी नहीं हमको। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है आपको, if the coordinate of the point a b c d be this and this respectively then find the angle between a b and c d। अरे बहुत इजी यार, देखो पहले a पॉइंट और b पॉइंट का डायरेक्शनल रेशियोज निकालना, c और d का डायरेक्शनल रेशियोज निकालना, और एंगल वाला जो फॉर्मूला है उसमें रख देना, आपका वैल्यू आराम से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखो if the lines this and this are perpendicular then find the value of k। तो देखो ये भी चीज आप कर सकते हो, मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों जो लाइन के जो डायरेक्शनल रेशियोज होते हैं उनके प्रोडक्ट का जो सम होता है वो कितना होता है, 0 होता है। लेकिन जब आपको किसी लाइन का कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ हो तो ये नीचे वाले उसके क्या होते हैं, डायरेक्शनल रेशियोज होते हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज होती है कि क्या, कि जब आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ हो तो x का, y का, z का, इनका जो कोएफिशिएंट है वो +1 होना चाहिए। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में है, देखो x का कोएफिशिएंट +1, y का कोएफिशिएंट +1, z का कोएफिशिएंट +1, इसमें भी x का कोएफिशिएंट +1, y का कोएफिशिएंट +1, z का कोएफिशिएंट +1 है। तो ये जो नीचे वाले जो वैल्यूज है ना, इनको हम लोग एज अ डायरेक्शनल रेशियोज की तरह ट्रीट जो है कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, यहीं पे कर देता हूं मैं आपके लिए। ठीक है, तो a1 कितना है अभी हमारे पास, देखो -3 है, और a2 कितना है, 3k है। तो -3 इंटू 3k, b1 b2 तो 2k और 1, c1 c2 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, 3 3 आर -9k प्लस ये हो जाएगा 2k, 5 2 आर 10 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा -7k इज इक्वल टू 10। तो k इज इक्वल टू -10 अपॉन में 7। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, k की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखो find the vector equation of the line that is passing through 1 2 3 and perpendicular to the plane। देखो अभी आपको क्या बोल रहा है कि आपको एक ऐसा इक्वेशन निकालनी है, वेक्टर इक्वेशन एक लाइन का जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, ये एक पॉइंट है जिससे पास हो रही है, और ये जो लाइन का इक्वेशन निकालना है ना, वो इस प्लेन पर क्या होगा, इस प्लेन पर जो है परपेंडिकुलर होगा। तो देखो हमने एक फॉर्म पढ़ा हुआ था जब हम लोग इक्वेशन ऑफ अ लाइन पढ़ रहे थे, तो वहां पर लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द थर्ड वेक्टर करके, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने एक फॉर्म पढ़ा हुआ था कि एक लाइन है जो कि एक पॉइंट से पास हो रही है और किसी दूसरे वेक्टर के साथ वो क्या है, पैरेलल है करके। और ऐसे वेक्टर का इक्वेशन क्या होता था, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। तो देखो अभी जो है ना, अभी का जो हमारे पास जो है जिसकी हमको इक्वेशन निकालनी है, उसमें एक पॉइंट तो हमको पता है कि 1 2 और 3 से पास हो रही है। तो इस पॉइंट का नाम मान लो देते हैं ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए कितना होगा, देखो, या जो यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे तो जो मिलेगा हमको ओ ए, तो ओ ए का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, देखो आई प्लस 2j प्लस 3k जो है आएगा। ठीक है, आई प्लस 2j प्लस 3k जो है आएगा। अब देखो ये बोल रहा है कि हाँ ये तो हमको पता चल गया, वेक्टर ए हमको पता चल गया, वेक्टर बी कहाँ से लाओगे। तो उसके लिए उसने हिंट किया कि ये जो लाइन है ना वो इस प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, एक प्लेन है जिस पर परपेंडिकुलर है। अब एक चीज बताओ, अगर ये लाइन इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है और मान लो इस प्लेन पर
एक कोई वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है, ये लाइन है और ये वेक्टर है, ये वेक्टर है जो कि नॉर्मल वेक्टर है ना, ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर है। तो अब एक चीज बताओ, अगर हम लोग इस प्लेन में इस नॉर्मल वेक्टर को ढूंढ लेते हैं तो क्या ये नॉर्मल वेक्टर इस लाइन के साथ पैरेलल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर दो लाइनें किसी एक प्लेन पर किसी एक सरफेस पर अगर परपेंडिकुलर हैं तो वो दोनों आपस में पैरेलल भी हो जाएंगी। तो जो हमको वेक्टर बी चाहिए ना, वो वेक्टर बी एक्चुअल में हमको कहाँ से मिलेगा? वो जो प्लेन है ना, उस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो बी का काम करेगा। तो देखो प्लेन का जो अभी इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है वो है आर आई प्लस टू जे माइनस 5k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, ये वाला पोर्शन, ये जो है ये आपका क्या बनेगा, नॉर्मल वेक्टर जो है बनेगा। अच्छा अगर आप चाहो तो आप इस प्लस 9 को इधर भेज के माइनस 9 कर सकते हो, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो फिर आप यहाँ से i को माइनस, j को माइनस और k को प्लस भी कर सकते हो। मतलब इसी वेक्टर को आप ऐसे लिख लेना। कहने का मतलब ये है कि देखो पहले तो प्लस 9 यहाँ जाएगा तो माइनस 9 बनेगा ना, तो डिस्टेंस तो माइनस में नहीं हो सकता, तो इसीलिए यहाँ पर दोनों साइड माइनस का इनटू कर देना। तो माइनस 9 प्लस 5k इज इक्वल टू प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि r डॉट n इज इक्वल टू d होता है ना। तो अब देखो ये जो है ना, ये आपका क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर होगा। बस ये नॉर्मल वेक्टर आपका क्या काम करेगा, बी वेक्टर का काम करेगा। तो आ गया इक्वेशन। सो द वेक्टर r इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर का काम कौन कर रहा है, माइनस आई माइनस 2j प्लस 5k, माइनस आई माइनस 2j प्लस 5k। तो ये वो हमारा लाइन का इक्वेशन है। अच्छा हो सकता है बुक में यहाँ पर माइनस माइनस प्लस आ रहा है, हमारा यहाँ प्लस प्लस माइनस दिया हो, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि लैम्डा क्या होता है, लैम्डा एक नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब लैम्डा की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, लैम्डा की वैल्यू माइनस भी हो सकती है। और दूसरी चीज ये है कि जरूरी नहीं है कि इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर है इसी डायरेक्शन में होगा, वो इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो प्लस माइनस से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बुक में अगर उल्टा भी दिया होगा तब भी आपका ये जो आंसर है बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि हमने तो लैम्डा की वैल्यू नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी लेके चली है ना, तो लैम्डा कुछ भी हो सकता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, अरे ये तो बना सकते हो। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। एक इक्वेशन निकालनी है हमको किसका, प्लेन का, जो कि a, b, c से पास हो रही है एंड पैरेलल टू दिस प्लेन। तो देखो एक प्लेन है ये जिसका इक्वेशन आपको निकालनी है, और ये किसी दूसरे प्लेन, मान लो ये दूसरा प्लेन है, इसके साथ ये क्या है, पैरेलल है। तो अब देखो इस पर एक पॉइंट तो आपको पता चल गया है, कौन सा है, a, b, c है। चलो एक पॉइंट आपको पता चल गया। अब आपको क्या चाहिए, अब आप बोलोगे कि सर इसका फॉर्मूला दिया होता है वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट n इज इक्वल टू 0। तो आपको एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए, तो वो नॉर्मल वेक्टर कहाँ से मिलेगा? अगेन सेम सिचुएशन, ये जो पहला प्लेन है जिसका तो आपको इक्वेशन निकालनी है, और ये तो दूसरा प्लेन है जिसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है। तो सेकेंड प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो भी तो पहले वाले के लिए नॉर्मल जैसा ही काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। तो इसका परपेंडिकुलर जो होगा वो इसके लिए भी तो परपेंडिकुलर होगा, या सेम डायरेक्शन में होगा। तो आप इसके नॉर्मल को इसके नॉर्मल के लिए क्या कर सकते हो, यूज जो है कर सकते हो। तो ए का पोजीशन वेक्टर तो आपको ये देगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के जो होगा वो ए पोजीशन वेक्टर होगा। नॉर्मल वेक्टर कौन सा होगा, ये वाला आपका हो जाएगा। बस आपको इस फॉर्मूले में रखना है, आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं और नहीं करा रहा हूं क्योंकि ये सब क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। दो यहाँ पर आपके पास क्या है, लाइन है, दोनों लाइनों के इक्वेशन आपको दिए हुए हैं। किस फॉर्म में दिए हुए हैं, सो वेक्टर r इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर के फॉर्म में, और r इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है। अच्छा इसमें ना देखो दो सिचुएशन होती है, एक तो स्क्यू लाइन का सिचुएशन होता है और एक होता है आपका पैरेलल का।
तो आई थिंक मैंने जब वहां पे आपको एक्सरसाइज कराया था तो मैंने वहां पर स्क्यू लाइन के लिए आपको समझाया था कि कैसे सॉल्व करते हैं। पैरेलल लाइन के लिए शायद मैंने नहीं समझाया था। तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर दो लाइनें अगर पैरेलल हैं, उनके बीच का अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा, उसी के जस्ट नीचे दिया होगा जो स्क्यू लाइन वाला फॉर्मूला था ना, उसी के जस्ट नीचे आपको मिलेगा। और ऐसे क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे बहुत सारे, ठीक है, कि अगर दो लाइनें हैं उनके बीच अच्छा, पहली चीज तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं कि स्क्यू लाइन है करके। तो देखो आप क्लियरली दिख रहा होगा कि ये दोनों लाइनें जो हैं वो क्या है, स्क्यू लाइन है। क्यों? क्योंकि जो दोनों के जो बी वेक्टर है ना, B1 वेक्टर और B2 वेक्टर, ये B1 वेक्टर और B2 वेक्टर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है। देखो यहाँ 1/3 आएगा, यहाँ -1 आएगा और यहाँ -1 आएगा, मतलब ये B1 हुआ, ये आपका B2 हुआ। तो B1 वेक्टर और B2 वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट है, अगर वो आपस में प्रोपोर्शनल होते तो हम लोग बोल देते कि लाइनें जो है पैरेलल हैं। लेकिन यहाँ प्रोपोर्शनल नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर ये जो लाइनें हैं ये एक दूसरे से पैरेलल नहीं है, स्क्यू लाइन है। तो स्क्यू लाइन वाला जो फॉर्मूला जो हमने यूज किया था आप वो लगा लेना। ये आपका A1 होगा, ये आपका B1 होगा, ये आपका A2 होगा, ये आपका B2 होगा। तो B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट में A2 माइनस A1 अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ B1 क्रॉस B2 वाला फॉर्मूला जो है यूज जो है होगा। आप उस फॉर्मूले को यूज करके जो है सॉल्व कर सकते हो। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों के दोनों क्या है, सेम है। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पर, जैसे कि बोलता है कि YZ प्लेन, तो YZ प्लेन मतलब याद रखना इस प्लेन में x की वैल्यू 0 होगी। ZX प्लेन मतलब इस प्लेन में जो है y की वैल्यू 0 होगी। मतलब बेसिकली ये अगर x, ये x एक्स, ये y एक्सिस और z एक्सिस, तो YZ प्लेन कौन सा होगा, ये वाला पूरा। तो इस प्लेन में x की वैल्यू क्या होगी, 0। ZX प्लेन, ZX मतलब ये, इसमें y की वैल्यू कितनी होगी, 0, ठीक है। तो अगर प्लेन बोले तो जो नाम दिया है उसको छोड़कर जो है वो 0 होता है। और अगर एक्सिस बोलता है, जैसे मान लो y एक्सिस बोलता है, तो y अगर एक्सिस बोलता है तो y को छोड़कर बाकी दोनों वैल्यू 0 होंगी, ठीक है। ये तो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में, तो आपको पता होगा ये। चलो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। Find the coordinate of the point where the line 516 and 341 crosses the YZ plane। तो यहाँ पर हमारे पास है x एक्सिस, यहाँ पर हमारे पास है y एक्सिस, यहाँ पर हमारे पास है z एक्सिस, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक लाइन है, find the coordinate of the point where the line 516 and this crosses the YZ plane। तो YZ प्लेन मतलब ये पूरा का पूरा प्लेन होगा हमारा। तो इसमें एक लाइन पास हो रही है, लेट से ऐसी एक लाइन है और इसके कोऑर्डिनेट हमको गिवन है 516 516 और इसके कोऑर्डिनेट है 341 341, ठीक है। अब देखो मान लो ये जो प्लेन है YZ प्लेन, इसमें कोई भी एक जनरल पॉइंट है P, ठीक। तो ये आपको क्या बोल रहा है, इस प्लेन में ये P पॉइंट जो है ना, इसी का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो मैंने अभी अभी बताया कि अगर प्लेन की बात करती है तो प्लेन में जो नाम दिया उसको छोड़कर जो भी, जैसे YZ प्लेन है तो YZ में x छूटा हुआ है तो x की वैल्यू क्या होगी, 0। और लेट से जो y की वैल्यू है वो y1 है और z की वैल्यू जो है z1 है। तो अभी आपको यही y1 और z1 क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक। और आपको प्लेन का इक्वेशन दिया है क्या, नहीं दिया है। चलो कैसे निकालेंगे, देखो अब एक चीज देखो, मान लो इस पॉइंट का नाम है A, ये पॉइंट का नाम है B, इस पॉइंट का नाम है B। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे देखो कि सिंस द पॉइंट A, P and B are lie on the same line, so A, P and B are कोलिनियर, ठीक है। ये सब क्या होंगे, आपस में कोलिनियर होंगे। कोलिनियर भी बोल सकते हैं या फिर हम, हाँ कोलिनियर है। तो अगर ये कोलिनियर है तो क्या होगा, इनके जो डायरेक्शनल रेशियोज हैं, इनके डायरेक्शनल रेशियोज कैसे होंगे, आपस में प्रोपोर्शनल में होंगे।
बिल्कुल होंगे। तो पहले हम लोग निकालते हैं डायरेक्शनल रेशियोज ऑफ एपी, डायरेक्शनल रेशियोज ऑफ एपी। तो एपी का डायरेक्शनल रेशियोज कैसे निकलेगा, 0 - 5 मतलब -5 आएगा, और यहाँ पर आएगा y1 - 1 आएगा, और z1 - 6 आएगा। ठीक है, और एक और डायरेक्शनल रेशियोज निकालेंगे हम लोग ए बी लाइन का। तो डायरेक्शनल रेशियोज ऑफ लाइन ए बी, तो ए बी का भी तो हम लोग डायरेक्शनल रेशियोज निकाल सकते हैं। कितना आएगा, 3 - 5 मतलब -2, 4 - 1 मतलब 3, और उसके बाद 1 - 6 मतलब -5। तो ये डायरेक्शनल रेशियोज हैं। अब जो है ये डायरेक्शनल रेशियोज अगर एक ही लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये आपस में प्रोपोर्शनल में होंगे। सो डायरेक्शनल रेशियोज आर इन प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल में होंगे मतलब -5/2 इज इक्वल टू y मतलब y1 - 1 अपॉन में 3, z1 - 6 अपॉन में -5। तो एक एक बार कंपेयर करते हैं, तो इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो माइनस का माइनस तो खत्म हो गया। तो 5/2 इज इक्वल टू y1 - 1 अपॉन में 3, so 5 3s are 15 अपॉन में 2 इज इक्वल टू y1 - 1। तो यहाँ से y1 कितना आएगा, ये इधर आकर +1 हो जाएगा, तो 15/2 + 1 इज इक्वल टू y1। सो 15 17/2 बराबर y1। ठीक है, उसी तरीके से फर्स्ट और थर्ड रेशियो को अगर आपस में कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, 5/2 इज इक्वल टू z1 - 6 अपॉन में 5। तो ये हो जाएगा 5 5 -25 और अपॉन में 2 और इज इक्वल टू z1 - 6। तो -6 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, तो 25 अपॉन में 2 + 6 इज इक्वल टू z1। तो 6 2 12, तो ये हो जाएगा -13 अपॉन में 2 इज इक्वल टू z1। और x1 के मतलब x1 जो था वो तो हमारा 0 ही था, तो ये वो पॉइंट है जहां से वो लाइन उस प्लेन को पास कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम है, आप उसको बना लेना। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस क्रॉसेस द प्लेन। ठीक है, मतलब ये है कि अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के बताऊं कि ये बोलना क्या चाहता है, तो ये मान लो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, या अगर हम लोग x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस ना बनाकर सिंपल सा एक प्लेन ड्रॉ करते हैं, तो ये मान लो एक प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन का इक्वेशन है 2x + y + z इज इक्वल टू 7, 2x + y + z इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये एक प्लेन है हमारे पास। इस प्लेन से क्या हो रहा है कि एक लाइन जो है पास हो रही है, यहाँ से एक लाइन ऐसे पास हो रही है, जैसे पहले वाले सिचुएशन में था, लेट्स से ए और बी। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट है 3 - 4 - 5, 3 - 4 - 5 और 2 - 3 1, 2 - 3 1। ठीक है, बोल रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस क्रॉसेस द ये। तो आपको ये जो लाइन है ना, इस प्लेन को इस पॉइंट पर मान लो P पॉइंट पर क्या कर रहा है, पास कर रहा है, और P का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1 z1 है। ठीक है, तो आपको यही x1 y1 z1 निकालना है। तो देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक बेनिफिट ये था हमारे पास कि उसने बोला था कि yz प्लेन से पास हो रही है, तो yz प्लेन से पास हो रही, तो हमने x1 की वैल्यू को 0 ले लिया और डायरेक्शनल रेशियोज को कंपेयर कर दिया, तो y1 z1 मिल गया। लेकिन यहाँ पर वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेन से पास नहीं हो रहा है, ना तो x1 0 है, ना y1 0, ना z1 0 है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो करने का तरीका वही है। देखो ये जो पॉइंट है ना x1 y1 z1, ये इस प्लेन पर भी लाइज कर रहा है, मतलब ये इस प्लेन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो आप लिखना सिंस द पॉइंट P लाइज ऑन द प्लेन, सो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। सो 2x1 + y1 + z1 इज इक्वल टू 7 होगा। आप पूरे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेना ना, मैं नहीं लिख रहा हूं। फिर यही चीज देखो A P एंड B आर कोलिनियर,
तो अगर मेरे को यहाँ पर डायरेक्शनल रेशियोज चाहिए, डायरेक्शनल रेशियोज ऑफ एपी, तो एपी का डायरेक्शनल रेशियोज क्या आएगा, देखो मेरे पास x1 माइनस 3 और y1 प्लस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और z1 प्लस 5, ये क्या हो जाएंगे, मेरे डायरेक्शनल रेशियोज हो जाएंगे। ठीक है, और एक और डायरेक्शनल रेशियोज निकाल लेता हूं मैं ए बी का। सो डायरेक्शनल रेशियोज ऑफ ए बी, सो 2 माइनस 3 करने से आएगा -1, माइनस 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, +1, 1 ये हो जाएगा 6। तो ये सिंस कोलिनियर है तो इनके डायरेक्शनल रेशियोज आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। सो x1 माइनस 3 अपॉन में -1 इज इक्वल टू y1 प्लस 4 अपॉन में 1 इज इक्वल टू z1 प्लस 5 अपॉन में 6। अब सब ये प्रोपोर्शनल है तो ये किसके बराबर मान लेते हैं, लेट्स से ये लैम्डा के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग वैल्यूज निकालते हैं। तो देखो x1 minus 3 is equal to minus lambda, so x1 will be 3 minus lambda। ये आएगा हमारे पास x1 की वैल्यू 3 माइनस लैम्डा करके। उसी तरीके से जब मैं y1 निकालूंगा तो कितना आएगा, लैम्डा माइनस 4 आएगा, और उसी तरीके से अगर मैं z1 निकालूंगा तो 6 लैम्डा माइनस 5 आएगा। ठीक है, इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखो 2 टाइम्स ऑफ x1 क्या है 3 माइनस लैम्डा, y1 क्या है लैम्डा माइनस 4, और z1 क्या है 6 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 7। 2 3s are 6 minus 2 lambda plus lambda minus 4 plus 6 lambda minus 5 is equal to 7। लैम्डा जैसे ही निकला आपका काम खत्म हो गया। तो 6 माइनस 4 मतलब 2, और 2 माइनस 3 हो जाएगा इधर, -3 यहाँ जाके हो जाएगा +3, तो 7 + 3 हो जाएगा 10। 6 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा 7 लैम्डा, 7 लैम्डा में से 2 गया तो 5 लैम्डा बचा। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2 आ गई। लैम्डा की वैल्यू 2 है। तो x1 कितना होगा 3 माइनस 2 मतलब 1, y1 कितना होगा 2 माइनस 4 मतलब -2, z1 कितना होगा 6 2 12, 12 माइनस 5 मतलब 7। तो पॉइंट जो है 1 -2 और 7 है। ठीक, चलो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। एक प्लेन का इक्वेशन आपको निकालनी है जो कि -1 3 2 से पास हो रही है, एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस, और वो दोनों प्लेनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब देखो एक प्लेन मान लो ये है जिसका इक्वेशन ये मान लेते हैं, दूसरा प्लेन हमारे पास ये है जिसका इक्वेशन ये है। आपको इन दोनों प्लेनों पर परपेंडिकुलर चाहिए। ये वाला मान लो ये आपका मान लेते हैं π1 है, ये मान लो π2 प्लेन है, ये मान लो π3 प्लेन है। तो इसी π3 प्लेन का इक्वेशन आपको निकालनी है, और इसी π3 प्लेन पर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -1 3 और 2। so -1, 3, 2 is a point which is found in the plane π3, और बाकी दोनों के इक्वेशन हमको दिए हैं। अब एक चीज बताओ मेरे को, अगर ये जो π3 है π1 और π2 के अगर परपेंडिकुलर है, तो जो π1 का नॉर्मल होगा और π2 का नॉर्मल होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन होगा, π3 भी तो होगा। अरे सिंपल सा चीज है, देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या क्या था, अगर दो प्लेनें आपस में पैरेलल थी ना, तो उनके नॉर्मल कैसे थे, पैरेलल थे। तो अगर यहाँ पर एक प्लेन बाकी दो प्लेनों के साथ परपेंडिकुलर है, तो ये जो π3 का जो नॉर्मल होगा वो बाकी दोनों प्लेनों के नॉर्मल के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो मान लेते हैं π1 प्लेन का जो नॉर्मल है वो n1 है, और π2 प्लेन का जो नॉर्मल है वो n2 है, और π3 प्लेन का जो नॉर्मल है वो n3 है। तो ये जो n3 है ना वो n1 और n2 के परपेंडिकुलर होगा। अब n3 निकलेगा कैसे, तो याद करो मैंने अभी अभी बताया था, जब भी आपको तीन परपेंडिकुलर या तीन वेक्टर्स की बात करें जहां पर दो जो है किसी तीसरे के साथ परपेंडिकुलर हो, तो वहां पर क्या होता है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पर n3 कैसे निकलेगा, n1 क्रॉस n2 से जो है निकलेगा। समझ में आ गया आपको। तो अभी आपको बेसिकली फोकस करना है n3 निकालने पर, और n3 जैसे ही निकलेगा आप इक्वेशन में पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो गिवन दैट अभी आपको प्लेन के क्या क्या इक्वेशन दिए हैं, given that equation of plane
फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन क्या है देखो, x प्लस 2y प्लस 3z, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 5। तो इसको आप पहले नॉर्मल प्लेन के फॉर्म में लिख लो। नॉर्मल प्लेन के फॉर्म में मतलब r वेक्टर n इज इक्वल टू d के फॉर्म में लिख लो। तो कैसे निकलेंगे, r और जितने भी स्केलर कंपोनेंट है उनके साथ i j k लगा लो। इतना तो आप सीख ही चुके होगे अभी तक। तो ये हो गया हमारा पहला। और ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर आपका है n1 वेक्टर, ठीक है। एंड इक्वेशन ऑफ सेकेंड प्लेन इज दैट 3x plus 3y plus z, 3x plus 3y plus z is equal to 0। तो इसको कैसे करोगे, 3i plus 3j plus k is equal to 0। तो ये आपका हो जाएगा n2, ये हो जाएगा आपका n1। सो n3 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, n1 क्रॉस n2। तो कैसे निकालेंगे, i j k 1 2 3 और 3 3 1, इसको सॉल्व करते हैं। तो i 2 1 जा 2 3 3 जा 9 माइनस j 1 1 जा 1 3 3 जा माइनस 9 प्लस k 3 1 जा 3 माइनस 6। तो यहाँ कितना आएगा, माइनस 7i प्लस 8j माइनस 3k। तो ये हो गया n3। बस इक्वेशन आपको मिल गया। फिर तीसरे प्लेन का कैसे निकलेगा, सो वेक्टर r डॉट ये वाला पूरा वेक्टर माइनस 7i प्लस 8j माइनस 3k इज इक्वल टू d। अच्छा, अगर आपको डिस्टेंस नहीं दिया है ना, हाँ कोई बात नहीं, डिस्टेंस नहीं दिया है तो, लेकिन ये बोल तो रहा है ना एक पॉइंट है जिससे ये पास हो रहा है। तो वो पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है आपका -132। तो आप यहाँ पर ये जो r है, इस r के जगह xi प्लस yj प्लस zk ये रखोगे, -7i प्लस 8j माइनस 3k इज इक्वल टू d। सिंस द पॉइंट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट -132, तो आप यहाँ x की जगह -3 2 1 रख देना। फिर यहाँ से आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, इस d की वैल्यू को वापस से यहाँ रख देना। ठीक है, इतना तो कर लोगे आप। इसको मैं छोड़ देता हूँ। क्यों ऐसा किया, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि r जो होता है वो किसी भी एक जनरल पॉइंट का क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। तो वो तो हर प्लेन में जितने भी पॉइंट है सबको सेटिस्फाइड करेगा। मतलब वो इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, -132 को भी। ठीक, चलो अब आते हैं हम लोग इस पर क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, इफ द पॉइंट्स 1 1 p एंड -3, 0, 1 be the equidistance from the plane this, then find the value of p। देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि एक प्लेन है, ये मान लो एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन से क्या है, एक पॉइंट है यहां पर मान लेते हैं 1 1 p, और दूसरे साइड पर मान लेते हैं एक पॉइंट है -3, 0, 1। इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस वो कैसा है, सेम है। और प्लेन का अभी आपको इक्वेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो देखो हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से एक प्लेन का डिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है करके। तो देखो अब यहाँ पर वेक्टर और कार्टेशियन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो प्लेन का इक्वेशन जो दिया हुआ है, इस प्लेन के इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, पहले कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में इजी हो जाता है। तो देखो 14, गिवन दैट equation of plane that is r dot, that is vector r dot 3i plus 4j, 3i plus 4j minus 12 plus 13 is equal to 0, plus 13 is equal to 0। ठीक है, तो r मतलब xi plus yj plus zk, तो ये हो जाएगा 3x plus 4y minus 12z
प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वो प्लेन का इक्वेशन है हमारे पास। अब देखो, ये मान लो ये ऐसा प्लेन है ये वाला, और इस प्लेन के इधर है हमारे पास एक पॉइंट 1 1 P, 1 1 P, और एक दूसरा पॉइंट है इधर हमारे पास -3 0 1, -3 0 1। अब देखो इसके बाद डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम 1 1 P, लेट से ये डिस्टेंस है d1, और इसका फॉर्मूला क्या था देखो, याद करो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d1 अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और a1 b1 और c1 क्या थे, जो प्लेन दिया हुआ है ना उस प्लेन के डायरेक्शनल रेशियोज थे। तो देखो अभी हमारे पास है 3x, ये देखो ये आपका होगा x1 y1 z1, सो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 12 इंटू p प्लस 13 मॉड्यूलस क्लोज अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144। तो ये कितना आएगा देखो, 3 1 3 प्लस 4 7, 7 प्लस ये हो जाएगा 20, 20 माइनस 12p अपॉन में 144, 144 और 60 हो जाएगा 169, रूट ओवर 169 मतलब ये कितना हो जाएगा 13। तो ये आ गया आपका ये पहला वाला डिस्टेंस। इसी तरीके से जो सेकेंड डिस्टेंस है उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट -3 0 1, लेट से उसका नाम है d2, तो उसको मैं डायरेक्टली करता हूँ देखो, सो 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 0 फिर -12 इंटू 1 प्लस 13 अपॉन में सेम आएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144, दैट मीन्स 3 3 आर -9, -9 और ये 13, -9 और 13 हो जाएगा कितना 4, और यहाँ आएगा हमारे पास माइनस में मॉड्यूलस 8 अपॉन में 13, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 8 अपॉन में 13 आएगा। फिर लिखना सिंस d1 इज इक्वल टू d2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इधर हमारे पास क्या है मॉड्यूलस ऑफ 20 माइनस 12p अपॉन में 13 इज इक्वल टू 8 अपॉन में 13। अच्छा, मॉड्यूलस के बाहर प्लस माइनस भी लगा सकते हो, मतलब ये है कि जैसे मॉड्यूलस 20 माइनस 12p, 13 13 तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 कर सकते हो, मतलब ये है कि 20 माइनस 12p इज इक्वल टू एक बार प्लस 8 लेना एक बार माइनस 8 लेना। ठीक है, तो जैसे कि प्लस 8 जब लोगे तो ये हो जाएगा 28 इज इक्वल टू 12p, तो p इज इक्वल टू 28 अपॉन में 12, और अगर माइनस लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 12p इज इक्वल टू -8, तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 12p, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक, तो ये हमारे आंसर है, दो आंसर आएंगे। उसके बाद देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो ये चीजें आपने बहुत बार सॉल्व कर चुकी है कि दो प्लेन है, एक है π1 एक है π2, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाला जो एक तीसरा प्लेन है π3, उसका इक्वेशन आप निकाल लिए हो। इसमें बस एक चीज ये बोल रहा है कि जो प्लेन आप निकालोगे ना, वो जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या है, पैरेलल है। सो सॉल्व करते हैं इसको। देखो दो प्लेन, अभी आपको देखो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला एक तीसरा प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, हम लोग बहुत बार कर चुके हैं इस चीज को। सो स्टार्ट करते हैं 15th नंबर का क्वेश्चन। गिवन दैट equation of plane, that is r into I plus j plus k is equal to 1, vector r dot I plus j plus k is equal to 1 and r2 uh, r
2i प्लस 3j माइनस k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों दिए हुए हैं हमारे पास। और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या है इसको हम लोग बाद में देखते हैं। तो लेट्स से कि ये अगर दो प्लेन है, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला जो प्लेन होता है उसका इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होगा। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास उसका फॉर्मूला, एक काम करते हैं, इसको जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस 4, यहाँ जाके माइनस 4 होगा तो माइनस 4 तो नहीं हो सकता, तो इसको प्लस बनाने के लिए लेट्स से माइनस 2i माइनस 3j प्लस k इज इक्वल टू 4। So equation of a plane passing through the intersection of these two plane is given by that is vector r dot हमारे पास क्या होता है n1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ d2। ये होता है हमारे पास, ये तो आपने पढ़ा है। तो ये हो जाएगा वेक्टर r n1 आपका ये होगा i प्लस j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 मतलब माइनस 2i माइनस 3j प्लस k इज इक्वल टू d1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा। सो वेक्टर r डॉट 1 माइनस 2 लैम्डा i, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 3 लैम्डा j प्लस 1 प्लस लैम्डा k इज इक्वल टू 1 प्लस 4 लैम्डा, ये होगा हमारे पास। ठीक है, अब ये कहानी यहां तक तो आ गई। अब ये क्या है, ये उस प्लेन का इक्वेशन है जो x एक्सिस के साथ क्या है, पैरेलल है। तो ये अगर x है, ये अगर y है और ये अगर z है, और r डॉट मतलब ये जो पूरा वैल्यू है ना यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। किस प्लेन का, जो x एक्सिस के साथ पैरेलल है उस प्लेन का ये नॉर्मल है। क्योंकि किसी भी प्लेन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, r डॉट n इज इक्वल टू डी होता है। तो r के साथ जो भी होता है वो नॉर्मल वेक्टर होता है। तो जो अभी अभी हम लोग नया प्लेन का इक्वेशन ढूंढ रहे हैं उसमें r के साथ जो भी है ये क्या होगा, आपका नॉर्मल वेक्टर होगा। अब एक चीज देखो, अगर कोई प्लेन है जो x एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर में जो हमारा क्या बोलते हैं डायरेक्शनल रेशियोज होगा, या इस मतलब ये एक्स एक्सिस है हमारा, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक प्लेन है हमारे पास ये, इस प्लेन में जो आई कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो डायरेक्शनल रेशियोज होते हैं या डायरेक्शनल कोसाइन जो होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो सिंस इसका जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या कर रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो 90 डिग्री अगर बना रहा है तो cos 90 कितना होगा, 0। मतलब ये एक प्लेन जो x एक्सिस के पैरेलल है उसका डायरेक्शनल कोसाइन क्या होगा, 0 कॉमा समथिंग m और n होगा। अगर इसका डायरेक्शनल कोसाइन अगर 0 है तो इसका मतलब इसका डायरेक्शनल रेशियोज भी 0 होगा। तो इसका डायरेक्शनल रेशियोज क्या होगा, 0 कॉमा b कॉमा c। तो अगर आप डायरेक्शनल कोसाइन की बात करोगे तो 0 कॉमा n होगा, डायरेक्शनल रेशियोज की बात करोगे तो 0 कॉमा c होगा। तो मतलब i कंपोनेंट 0 होगा। तो ये जिस प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसमें भी तो ये i कंपोनेंट हमारा क्या होगा, 0 होगा। सो 1 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ। इस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ वापस से पुट कर देना, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। क्यों ऐसा किए समझ में आए तो आप रीजन लिखना, सिंस एनी प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन एक्सिस इट्स स्केलर कंपोनेंट विल बी 0। मतलब अगर x एक्सिस के अगेंस्ट है तो i का स्केलर कंपोनेंट 0 होगा, y एक्सिस का अगेंस्ट अगर पैरेलल होगा तो j का कंपोनेंट 0 होगा, और z एक्सिस के पैरेलल अगर होगा तो k कंपोनेंट क्या होगा, 0 जो है होगा। ठीक है, चलो यहां तक आप इसको सॉल्व करना। 16 क्या देखो, if O be the origin and the coordinate P with this the find the equation of a plane passing through the P and perpendicular to OP। ये निकाल सकते हो। देखो O एक ओरिजिन है और क्या बोल रहा है, P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है
क्या बोलते हैं 1,2,3, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन जो कि P पॉइंट से पास हो रहा है और OP के परपेंडिकुलर है। तो एक पॉइंट आपको पता है 1,2,3, एक वेक्टर आपको पता है जो कि उस पर नॉर्मल है OP, तो OP वेक्टर आप निकाल लोगे, पॉइंट आपको पता चल गया, बड़े आराम से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन व्हिच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द थर्ड प्लेन। देखो सिंपल सा चीज है, वैसे एंगल बिटवीन टू प्लेन है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, दोनों के प्लेन के इंटरसेक्शन जो लाइन है, लेट से ये दोनों के इंटरसेक्शन का लाइन है, इस इंटरसेक्शन से एक तीसरा प्लेन का इक्वेशन आपको निकालनी है। और ये जो तीसरा प्लेन है ना, लेट से π3, ये किसी एक और चौथे प्लेन के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये π4 के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पहले तो आप ये π3 का इक्वेशन निकालना, π3 का जैसे इक्वेशन निकलेगा उसके बाद अगर दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शनल रेशियोज का जो है ना भैया b1 b2 + c1 c2 शुड बी इक्वल्स टू 0 कर देना, आपको मिल जाएगा। ठीक है,